Hello students, very good morning all of you. Today we will discuss about nitric acid which is our next compound. ठीक है, तो सबसे पहले जो नाइट्रिक एसिड होता है इसका फॉर्मूला क्या होगा। सिंपल सी बात है, पढ़ा हुआ है हमने, है ना। तो जो नाइट्रिक एसिड होता है उसका जो केमिकल फॉर्मूला होगा वो होगा HNO3। क्लियर है। अब जो नाइट्रिक एसिड के अंदर जो खास बात है वो क्या है कि इट इज ए ऑक्सो एसिड। जो नाइट्रिक एसिड होता है वो ऑक्सो एसिड होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां से हाइड्रोजन रिलीज होगा वो हाइड्रोजन डायरेक्टली ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होता है, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो वो क्या करेगा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जो होगा वो वीक हो जाएगा। इसलिए जैसे ही वाटर के कॉन्टेक्ट में आएगा H+ आयन इजीली रुक्स। क्लियर है। तो ये हमारे पास नाइट्रिक एसिड है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी प्रिपरेशन। हम बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन की, इसको बनाते कैसे हैं। अगर मैं बात करूंगी स्मॉल स्केल पे, जैसे कि अगर मुझे इनको लैब में बनाना हो तो लैब में इसको कैसे बनाते हैं, तो सिंपल सा क्या करते हैं, जो नाइट्रिक एसिड होता है इसी का हम साल्ट लेते हैं। तो साल्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड, उसकी रिएक्शन करवा देते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है, क्या करवाएंगे, साल्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, लैब में इजीली होते हैं ये सब विद सल्फ्यूरिक एसिड। इसकी हम रिएक्शन करवा देंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जैसे कि हमारे पास है सोडियम नाइट्रेट, उसकी रिएक्शन करवाऊंगा मैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और क्या बना लेगा ये NaHSO4 प्लस नाइट्रिक एसिड HNO3। ठीक है, दूसरा ले सकते हैं पोटाशियम नाइट्रेट, हम ले सकते हैं पोटाशियम नाइट्रेट विद H2SO4, और जब इसकी रिएक्शन होगी तो क्या बना लेगा, पोटाशियम बाइसल्फेट प्लस HNO3। ये हमारे पास आ जाएगा नाइट्रिक एसिड। क्लियर है। और अगर मुझे जो नाइट्रिक एसिड है लार्ज स्केल पे बनाना हो तो फिर हम किसका यूज करेंगे, ओस्टवाल्ड प्रोसेस का। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जनरली एग्जाम में यहां से रिएक्शंस पूछ ली जाती है। तो कमर्शियली, ठीक है, तो कमर्शियली हम किस मेथड से बनाएंगे, बाय ओस्टवाल्ड प्रोसेस। तो जो ओस्टवाल्ड प्रोसेस है उसमें नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं। ठीक है, सिंगल स्टेप में नहीं हो रिएक्शन, ए नंबर ऑफ स्टेप्स में होंगे। तो जो स्टेप फर्स्ट होती है उस स्टेप फर्स्ट में हम क्या करवाएंगे, अमोनिया का ऑक्सीडेशन करवाएंगे, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसी से वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ठीक है, तो हम अमोनिया लेंगे, उसकी रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ। कैटालिटिक कह रहा है तो प्लेटिनम रोडियम गोल्स का यूज करते हैं, कैटालिस्ट है ये हमारे पास। और जो टेम्परेचर लेंगे 500 केल्विन एंड 9 बार प्रेशर। ठीक है, ये प्रेशर हम मेंटेन करेंगे। तो जब इसकी रिएक्शन होगी तो क्या बना लेगा ये, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेगा NO। अब हमें पता है कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है हाईली रिएक्टिव है, ये क्या करेगा फर्दर ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, जो कि एयर में प्रेजेंट है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ जल्दी से रिएक्शन करके और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी होगी सेकेंड स्टेप। और किस में कन्वर्ट हो गया ये, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हुआ, जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ तो क्या बना लेगा ये, जो थर्ड स्टेप होगी हमारी, वाटर के साथ रिएक्शन करके ये HNO3 बना लेगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास HNO3 प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड बना इसको हम क्या करते हैं, फिर से रिसाइकिल कर देते हैं, और ये जो NO था वो हमारे पास कहां पर काम आ जाएगा, ये NO फिर से NO2, और वो इसको बर्न करते रहेंगे, मतलब कि इसको हम रिसाइकिल कर देंगे। ठीक है, और जो HNO3 है वो हमारे पास काम आ जाएगा। अब बात ये है कि जो HNO3 है ये एक्वस है, इसके साथ वाटर है, हम इसको प्योरीफाई कैसे करेंगे, इसकी कंसंट्रेशन को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहां से क्वेश्चन उठ सकता है कि यहां पर जो हमारे पास HNO3 ऑब्टेन होगा उसके अंदर वाटर प्रेजेंट होगा, तो हाउ कैन वी कंसंट्रेट HNO3। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ HNO3, तो भाई सिंपल सी बात है, वाटर इसके अंदर प्रेजेंट है तो हम डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज कर सकते हैं। दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा। तो कहता है HNO3 या इट इज concentrated
अप टू 68% बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस। कहते हैं कि 68% तक हम इसको डिस्टिलेशन से कंसंट्रेट कर सकते हैं। अब बात क्या आती है कि भाई 68% के बाद क्यों नहीं कंसंट्रेट कर पाएंगे। अब आपने सेकंड चैप्टर में एजियोट्रोप्स पढ़ा हुआ था, ठीक है। जो एजियोट्रोप्स होते हैं मिक्सचर्स होते हैं और एक पर्टिकुलर कंपोजिशन के ऊपर ही बनते हैं। तो जो एजियोट्रोप है, जब HNO3 होगा 68% और वाटर की अमाउंट होगी 32%, तब वो एजियोट्रोप की तरह बिहेव करेगा। और एजियोट्रोप्स क्या होते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, मतलब वाटर का और HNO3 का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सेम हो जाएगा। और जब हम उसको गर्म करेंगे, डिस्टिल करेंगे, तो दोनों के वेपर एक साथ बन जाएंगे। तो मतलब कि हम दोनों को अलग कर ही नहीं पाएंगे। तो फिर कहते हैं फर्दर, ठीक है, फर्दर कंसंट्रेटेड अप टू 98%। फिर मैं इसको 98% तक कंसंट्रेट कर सकता हूं, किस मेथड से, बाय डिहाइड्रेशन, है ना। डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर ही होता है। और डिहाइड्रेशन में हम किसका यूज करते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 का। दोनों एसिड है तो रिएक्शन तो होगी नहीं, बट ये जो H2SO4 है ये वाटर को डिहाइड्रेट कर देगा, रिमूव करवा देगा। तो यहां से हमें 98% तक प्योर HNO3 मिल जाता है। क्लियर है, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, HNO3 के स्ट्रक्चर की, ठीक है, कि जो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, वो सब बात कर लेते हैं। आता है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ HNO3, ठीक है। तो अब जो HNO3 का जो स्ट्रक्चर होता है वो प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, प्लेनर स्ट्रक्चर, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और इसमें जो स्पेशल बात है वो चीज देखना, जो एक क्वेश्चन बन सकता है यहां पर इंपॉर्टेंट, वो चीज देखो, ठीक है भाई। सिंपल सी बात हो गई। ये तो क्या हो गई, सिंपल कोवलेंट बॉन्ड, और ये कौन सा हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। तो अब क्वेश्चन ये आएगा कि क्या तीनों के तीनों नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये बॉन्ड लेंथ सेम होंगी? क्या आंसर होगा, तीनों भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो क्या तीनों के तीनों बॉन्ड लेंथ सेम होंगी? यहां पर क्या होगा, रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस से क्या हो जाएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें बनाने आते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। क्या आ जाएगा यहां से, तो अब यहां से क्या देखने को मिल रहा है कि भाई ये जो दो ऑक्सीजन है ये तो रेजोनेंस में है, मतलब कि यहां पर कौन सा करेक्टर होंगे, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होंगे। बट यहां पर ये वाला जो ऑक्सीजन है वो प्योर सिंगल बॉन्डेड से जुड़ा हुआ है। अब जब प्योर सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। ये जो बॉन्ड लेंथ है वो लार्जर होगी, ठीक है, और अनइक्वल होगी। जबकि ये दोनों बॉन्ड लेंथ जो है वो सेम होंगी और स्मॉलर होंगी, रीजन पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होंगे, ठीक है। पार्शियली डबल बॉन्ड दिख रहा है रेजोनेंस, जबकि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। इन दोनों की जो बॉन्ड लेंथ होगी, प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, ये सब। हाँ, अगर बात होती भाई H पॉजिटिव हट जाता, फिर नाइट्रिक एसिड NO3 नेगेटिव होता, फिर तो क्या होता, तीनों जगह रेजोनेंस होती है, फिर तीनों की बॉन्ड लेंथ सेम हो जाती। बट HNO3 में ऐसा नहीं होगा। क्लियर है। अब बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की, जो की प्रॉपर्टीज होंगी वो कैसी होंगी। तो प्रॉपर्टी की सबसे पहले फिजिकल की बात करेंगे, देन वी विल डिस्कस अबाउट केमिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज कि फिजिकली कैसे दिखता है ये, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, इट इज कलरलेस, इट इज कलरलेस फ्यूमिंग लिक्विड। फ्यूमिंग का मतलब फ्यूम्स, थोड़े थोड़े वेपर्स धुआं की फॉर्म में निकलते रहते हैं, ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं इसको फ्यूमिंग लिक्विड। सेकंड, इट हैज ए पंजेंट स्मेल, ठीक है। पंजेंट स्मेल का मतलब क्या होगा कि इसके अंदर से सफोकेशन होगी, दम घुटना लगेगा, अजीब सी स्मेल आएगी, ठीक है, पंजेंट स्मेल होगी। नेक्स्ट आता है, अब जब हम इसको देखते हैं तो कह तो दिया इसने कि कलरलेस होगा, बिल्कुल वाटर के जैसा ट्रांसपेरेंट होगा, बट एक्चुअल में क्या होता है, इसका येलोइश कलर होता है। तो वो येलो कलर क्यों आता है, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो इट इज येलो इन कलर
इट इज येलो कलर इन इम्प्योर फॉर्म। ठीक है भाई, प्योर तो वो हो ही गया, इन इम्प्योर फॉर्म। और उसका रीजन क्या होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की वजह से ये येलो कलर शो करता है। अगर वो ऑक्साइड्स नहीं होंगे तो क्या बन जाएगा, ये कलरलेस बन जाएगा। ठीक है, तो ये मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, इतना नहीं पूछते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की, केमिकली ये कैसे बिहेव करेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एसिड है तो क्या नेचर शो करने वाला है ना। तो हम बात कर रहे हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो एक प्रॉपर्टी तो हम गैस कर ही सकते हैं इसके नाम से ही। ठीक है, तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, जो उसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है, एसिडिक नेचर। अब एसिड्स क्या होते हैं, जो वाटर के साथ जो एक्वस मीडियम में हाइड्रोजन आयन डोनेट करता है ना। तो क्या कहता है, इन एक्वस मीडियम it gives H positive ions, so behave as strong acid। किसकी तरह काम करेगा बेटा, सिंपल नहीं होगा, स्ट्रोंगर एसिड होगा। ठीक है, जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा वो बहुत ज्यादा होगा। तो जब HNO3 है, इसको हम वाटर में डिसोल्व करेंगे, विदाउट वाटर तो आयोनाइजेशन होगा ही नहीं, और क्या बना लेगा ये, नाइट्रेट आयन प्लस H3O पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव आयन देगा और वो बहुत जल्दी देता है, इस वजह से क्या होगा, ये स्ट्रोंगर एसिड होगा। अब जब एसिड है तो किसके साथ रिएक्शन करेगा, सो इट रिएक्ट विद बेस, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स। ठीक है, मेटल ऑक्साइड ही बेसिक होते हैं ना एसिड। तो कहते हैं इन सब के साथ वो रिएक्शन कर सकता है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं भाई, हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ले लो, कोई भी ले सकते हो आप। तो जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे HNO3 के साथ, तो क्या बना लेगा, ये बेस हो गया है ना, मेटालिक ऑक्साइड बेस, ये एसिड बेस साल्ट बना लेंगे, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस 2H2 आ गया हमारे पास। ठीक है ना, सिंपल सी रिएक्शन ये हो गई। अगर मैं बात करूं भाई कार्बोनेट की, लाइक Na2CO3 प्लस HNO3, तो कार्बोनेट के अंदर क्या होता है, जब भी एसिड और कार्बोनेट की रिएक्शन होती है, साल्ट बनता है, वाटर बनता है, साथ में CO2 गैस इवॉल्व होती है, वो यहां पर भी होगा। बिल्कुल सेम जो रिएक्शन है बिल्कुल सेम है, प्लस H2O एंड प्लस CO2 गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, ये हो गया, मतलब कि ये जो प्रॉपर्टी है वो प्रूव करती है कि हाँ भाई ये एसिडिक ही होता है नेचर में। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें तो डिकम्पोजिशन, मतलब कि जब हम इसको हाई टेम्परेचर पे गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिकम्पोज होगा और साथ में ब्राउन कलर की गैस भी रिलीज करेगा। ठीक है, अब ब्राउन कलर गैस तो एक ही होती है ना। सेकंड है हमारे पास डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, जब हम नाइट्रिक एसिड को हीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोज होगा, और डिकम्पोज होने के बाद क्या करेगा, गैसेस इवॉल्व करेगा। ठीक है, तो हमारे पास है HNO3, जब हम इसको हीट करेंगे क्या प्रोड्यूस करेगा, H2O प्लस NO2, ठीक है, और प्लस ऑक्सीजन गैस। तो जो NO2 गैस होती है, ठीक है, वो कलर में कैसी होती है, ब्राउनिश कलर होता है। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं कि भाई ये ब्राउन कलर को रिलीज कर देगा। अगर मुझे इसको बैलेंस करना हो तो सिंपल सा बैलेंस कर सकता हूं। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, बाकी बैलेंसिंग जो है बिल्कुल सिंपल सी है, इजीली बैलेंस हो जाएगी। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो प्रॉपर्टी आती है हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसी प्रॉपर्टी के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सी है, कंफ्यूजिंग बिल्कुल भी नहीं होना। अगर बात आए बैलेंस करने की तो वो भी इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है इन डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड फॉर्म, दोनों में ही
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये मेटल्स को, नॉन मेटल्स को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, मेटालॉइड्स को, सभी को ऑक्सीडाइज करने की पावर रखता है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सी होगी वो? ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो क्या कहता है? इट बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन बोथ कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट फॉर्म। चाहे डाइल्यूट की बात करें, चाहे हम कंसंट्रेटेड की बात करें, दोनों ही केस में क्या होगा? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों होता है भाई? क्योंकि ये क्या करेगा? नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। जैसे अगर हम बात करें 2HNO3 कंसंट्रेटेड ले लेता हूं, तो यहां पर क्या बना लेगा? H2O प्लस NO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास? नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब अगर मैं देखूं यहां पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी? +5, और यहां पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4। तो इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया ना। जो इलेक्ट्रॉन गेन करते उसका मतलब क्या होता है? कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अभी नाइट्रोजन अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो वो और तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर ही नहीं सकता है। वो सिंपली क्या करेगा? हमेशा गेन करेगा। तो जब गेन करेगा तो किसकी तरह बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग। तो कंसंट्रेटेड में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये ध्यान रखोगे आप। अगर हम बात करें डाइल्यूट फॉर्म की, 2HNO3 इन डाइल्यूट फॉर्म, तो क्या बना लेगा? ये H2O फिर से रिलीज करेगा, और इस बार जो गैस रिलीज होगी वो क्या होगा? नाइट्रिक ऑक्साइड और प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। अब हम इसको यहां पर ध्यान से देखें तो नाइट्रोजन यहां पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहां पर जो नाइट्रोजन है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया है। ठीक है, तो यहां पर जो डाइल्यूट फॉर्म है वहां पर 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जो कंसंट्रेटेड फॉर्म है वो वहां पर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो बस यही चीज हमने रिएक्शन में ध्यान रखनी है, बाकी बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। तो जो सबसे जरूरी बात है भी, नॉन मेटल में तो फ्लोरीन भी है, ऑक्सीजन भी है, क्लोरीन भी है। तो ये सिर्फ उन्हीं को ऑक्सीडाइज करेगा जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे कम होती है। भी ये फ्लोरीन को कोई ना ऑक्सीडाइज कर सकता, क्योंकि फ्लोरीन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? इससे बहुत ज्यादा होगी। ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, है ना, क्लोरीन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। तो वो चीज हमने ध्यान में रखनी है। फिर दूसरी बात कि जो ये मेटल्स को, सॉरी नॉन मेटल्स को ऑक्सीडाइज करेगा, वो किस फॉर्म में करेगा? कंसंट्रेटेड फॉर्म में। तो कंसंट्रेटेड फॉर्म ही नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज कर सकती है। ये चीज आप ध्यान में रखोगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग नेचर में ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स, और वो हमेशा कंसंट्रेटेड फॉर्म में होगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आता है हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स भी ले सकते हो, मेटालॉइड्स भी ले सकते हो। ठीक है, तो ध्यान रखना, नॉन मेटल्स मैं लिखवा देता हूं, नॉन मेटल्स आर oxidized by only concentrated HNO3। ठीक है, ओनली कंसंट्रेटेड HNO3। अब ये किस किस को ऑक्सीडाइज कर सकता है? लाइक कार्बन, लाइक फास्फोरस, आयोडीन, सल्फर, है ना। तो इन सब की बस आपने सिंपल क्या ध्यान रखना है कि ये किसको किस चीज में ऑक्सीडाइज करेगा। जैसे कार्बन ऑक्सीडाइज होगा CO2 में, सल्फर ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड में। तो इस तरीके से आपने जो मेन पॉइंट है वो ध्यान में रखने हैं। तो इसके अंदर मैं फर्स्ट लिखा रहा हूं कि कार्बन ऑक्सीडाइज या इट ऑक्सीडाइज कार्बन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन को CO2 में ऑक्सीडाइज करेगा, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं करना। देखो ये कंसंट्रेटेड लेना है हमने, HNO3 कंसंट्रेटेड, बिल्कुल सिंपल से, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा अगर समझ गए तो अब देखो भी कार्बन किस में कन्वर्ट होगा? CO2 गैस में, और साथ में कौन? और H2O और NO2 तो आने ही आने थे। जो नेसेंट ऑक्सीजन आए, उस नेसेंट ऑक्सीजन से CO2 बन गया। अब इसको बैलेंस देखो कैसे करते हैं। भी कार्बन है 0 से
कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई यहाँ पर +4, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए, जबकि ये सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं क्या कर दूंगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई, भाई जितना ये लॉस करेगा उतना ये गेन भी तो करेगा। ठीक है, तो अब इसको जब मैंने इसको बैलेंस कर लेते हैं, 2H2O और 4NO हो गई हमारे पास सिंपल सी रिएक्शन बैलेंस, और आंसर भी आ गया हमारे पास। ठीक है, हो जाएगी ना ये। अब नेक्स्ट देखो, इट ऑक्सीडाइज सल्फर इनटू सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फर को S को +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट करेगा। अब भाई सल्फर का फॉर्मूला क्या होता है, S8HNO3 है, और उसको कन्वर्ट कर देगा H2SO4 में। साथ में NO2 और H2O तो आने ही है, कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेटेड में NO2 निकलता है। अब देखो सल्फर कितने में कन्वर्ट हुआ है, +6 में, तो 8 सल्फर कितने में कन्वर्ट हो गए, +48, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन यहां पर कितने लॉस हुए हैं, 48 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं। तो गेन भी कितने होंगे, 48, कर दो बैलेंस इसको भाई, 48 हो गई। ठीक है, H2SO4 8 हो गया, नाइट्रोजन 48 है, तो भाई यहां पर भी 48 हो गए। ठीक है, अब बचता कौन है, हाइड्रोजन, उसको बैलेंस कर सकते हो। 48 हाइड्रोजन थे और 16 यूज हो गए हैं, तो बचे कितने, 32, तो यहां पर कितने आ जाएंगे, 16H2O। आप जब बैलेंस चेक करोगे तो आपको ये क्या मिलेगी, बिल्कुल बैलेंस रिएक्शन मिलेगी। तो मतलब बस तुमने ये चीज देखना कि जितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं उतने ही लॉस होंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज वो सेम रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन। कि भाई ये आयोडीन भी नॉन मेटल ही है, तो आयोडीन को किसमें ऑक्सीडाइज कर देगा, इट ऑक्सीडाइज आयोडीन इनटू आयोडिक एसिड। ठीक है, इट ऑक्सीडाइज आयोडीन इनटू आयोडिक एसिड। अब देखो यहां पर कि हमारे पास कौन था, आयोडीन है और HNO3 है, तो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, आयोडिक एसिड HiO3, बाकी तो सब कुछ बैलेंस ही है, H2O और NO2 गैस। ठीक है, 2 आयोडीन है, तो मैं यहां पर ये ले लेता हूं अभी एक बार के लिए तो। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो, आयोडीन 0 से यहां पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 2 आयोडीन हो गए, तो कितने का डिफरेंस आ गया, 10 का, जबकि ये तो एक ही इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो यहां पर इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 10 से। ठीक है, ये हमारे पास बैलेंस हो गया, और यहां पर कितना आ जाएगा, 4H2O। ठीक है, जो नाइट्रोजन है वहां पर कितने आ जाएंगे, 10NO। ठीक है, और ये हमारे पास जो रिएक्शन थी वो रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। नेक्स्ट आता है फोस्फोरस, तो फोस्फोरस हो, आर्सेनिक हो, एंटीमनी हो, वो सब इसी तरीके से। तो इट ऑक्सीडाइज फोस्फोरस इनटू फोस्फोरिक एसिड। ठीक है, इसी तरीके से होगा, आर्सेनिक होगा तो H3SO4, एंटीमनी होगा तो H3SbO4, बिल्कुल सिमिलरली। फोस्फोरस है, रिएक्शन करेगा HNO3 के साथ, और किसमें कन्वर्ट हो रहा है, फोस्फोरिक एसिड प्लस NO2 और H2O क्या रह जाएंगे, बिल्कुल सेम रह जाएंगे। अब फोस्फोरस कितने हो गए, 4, तो यहाँ पर तो इसको बैलेंस कर देते हैं। अब फोस्फोरस 0 से किसमें कन्वर्ट हो रहा है, +5 में, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो 4 फोस्फोरस है, तो 20 का डिफरेंस आ गया। तो यहां पर भी मुझे क्या लेना पड़ेगा, 20 है ना, 20 इलेक्ट्रॉन लेस हो रहा है, तो 20 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, गेन भी होंगे। ठीक है, तो 20 हाइड्रोजन हो गए, ये 12 तो यहीं पर ही हो गई है, बचे कितने, 8, मतलब 4H2O, और HNO3 कितना आ जाएगा यहाँ पर, 20NO2। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, अब हम अपने जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड्स, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो ये जो रिएक्शंस थी ये बिल्कुल सिंपल सी है, बट आप इनको याद जरूर रखोगे, याद से ज्यादा समझना है, तो बिल्कुल इजीली आप इनको समझ सकते हो। ओके, थैंक यू।